हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वर्ल्ड स्टेज पे। एससीओ समिट के अलोंग साइड इंडिया और रसिया के बीच में काफी सारी डिफेंस डील हुई हैं, जिसमें S-400, S-500 और Su-30 MKI के इंजन को लेकर इवन लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर काफी इंपॉर्टेंट डील्स हुई हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे चाइना में एससीओ समिट होस्ट किया जा रहा है और इस समिट में काफी सारी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें इंडिया ने एससीओ की ज्वाइंट स्टेटमेंट पे इंडिया ने साइन करने से इनकार कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के हाथ में पेन और एससीओ का ज्वाइंट स्टेटमेंट होने के बावजूद इन्होंने इस पे साइन नहीं किया। और इसके पीछे का मेन रीजन यह बताया जा रहा है एससीओ के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में, जहाँ पे बलूचिस्तान में जो जफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ था और पाकिस्तान में जो भी टेरर अटैक्स हुए हैं उनको कंडेम किया गया, लेकिन यहाँ पे कहीं से भी पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, जो पाकिस्तान समर्थित टेरर अटैक था, उसको ना तो मेंशन किया गया था, ना ही उसके बारे में चर्चा की गई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को साइन नहीं किया। और इंडिया ने यह क्लियर कर दिया कि आतंकवाद को लेकर डुअल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। और आज के टाइम पे चाइना आतंकवाद को लेकर डुअल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। एक तरफ जहां चाइना पाकिस्तान में हुए जफर एक्सप्रेस अटैक को कंडेम करता है, वहीं पे चाइना यूनाइटेड नेशन में भारत के द्वारा और यूएस के द्वारा लाए जाने वाले रेजोल्यूशन, जिनमें यूएन डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट्स जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको टारगेट करने के लिए लाया जाता है, तो उस पर वीटो कर देता है। और इसके अलावा पहलगाम में रिसेंटली जो एक हीनियस टेरर अटैक हुआ है, इसके लिंक्स पाकिस्तान के द्वारा जुड़े हुए हैं और इवन पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना ने इसको कंडेम नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर जो चाइना के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसको नुकसान पहुंचेगा। और आज के टाइम पे पाकिस्तान चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी की तरह इंडिया के अगेंस्ट यूज कर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने इस चीज को देखा कि चाइना ने किस तरीके से वेपन्स और कई सारे जो ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को देकर पाकिस्तान की हेल्प की थी। और एससीओ समिट में राजनाथ सिंह जी से पहले भी अजीत डोवल जी ने चाइना के सामने यह कहा था कि आतंकवाद को लेकर जो डुअल स्टैंडर्ड है उसको छोड़ना होगा और आतंकवाद के खिलाफ कॉन्क्रीट एक्शंस उठाने होंगे। चाइना के इस स्टेप के बाद अब काफी हद तक पॉसिबल हो जाता है कि पीएम मोदी एससीओ का जो लीडर समिट होगा, जहां पे व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग भी आएंगे, उस मीटिंग में पीएम मोदी ना जाए, क्योंकि चाइना ने ऐसा करके इंडिया को एक रीजन दे दिया है कि पीएम मोदी इस इवेंट में पार्टिसिपेट ना करें। एससीओ समिट के अलोंग साइड दोस्तों राजनाथ सिंह जी की मुलाकात होती है रशियन डिफेंस मिनिस्टर आंद्रे बेलासोव से, और इनके द्वारा कई सारे डिफेंस डील को साइन किया जाता है, जिसमें इंडिया ने S-400 की 2 एडिशनल यूनिट्स को खरीदा है। और S-400 की ये दोनों यूनिट्स 2026 और 2027 तक हमें मिल जाएंगी। रिसेंट के इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान S-400 की सिर्फ एक ही बैटरी यहाँ पे डिप्लॉयड थी, और इस एक बैटरी ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से बैकफुट पे रखा था। और S-400 की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडिया ने S-400 की एडिशनल बैटरीज को खरीदना सही समझा, क्योंकि दोस्तों हम पाकिस्तान के साथ काफी लंबी बॉर्डर साझा करते हैं। इसके अलावा हमारे कई सारे और ऐसे रीजन्स हैं जिनको लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स के कवर में लाना जरूरी है, जिनमें हमारा नॉर्थ ईस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना के साथ हम नॉर्थ ईस्ट में एक काफी लंबी चौड़ी बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट हमें 2 से 3 बैटरी चाहिए S-400 की, जिससे हम पूरे रीजन को कवर कर सकें। इसके अलावा हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह आ जाते हैं, जिनमें हमें इन दोनों द्वीप समूहों को एयर डिफेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरीज S-400 जैसी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत है। आने वाले समय में हम बाकी जो कमी है उसको अपने प्रोजेक्ट कुशा के अंडर डेवलप की जा रही लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से तो कवर कर लेंगे, लेकिन अभी करंट में जो हमारी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है उनको प्रॉपर एयर डिफेंस कवर प्रोवाइड करना, और वो भी S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ, बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम अंडमान में करीब 400 किलोमीटर लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं, तो इससे ना ही केवल हम अंडमान निकोबार की रक्षा कर सकते हैं, इसके अलावा हम मलक्का स्ट्रेट पे पूरी तरीके से डोमिनेंस रख सकते हैं। और अगर ऐसे ही सिस्टम को लक्षद्वीप में डिप्लॉय किया जाता है तो यह लक्षद्वीप से लेके मालदीव तक के जो एयर स्पेस है उसको कवर कर सकता है। और दोस्तों ANI की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडिया S-400 के मुकाबले S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि दोस्तों इसकी रेंज S-400 से कहीं ज्यादा है और यह इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर इंडिया को काफी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर सकती है अगेंस्ट लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। यहाँ पे इंडिया ने रसिया की लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल R-37M में भी इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि दोस्तों यह 400 किलोमीटर की अल्ट्रा लॉन्ग रेंज के साथ आती है और यह दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी है। अगर इंडिया के पास R-37M जैसी एयर टू एयर मिसाइल होगी तो इससे इंडिया पाकिस्तान और चाइना के जो बड़े और हाई वैल्यू एयर टारगेट्स हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे एवॉक्स और रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट्स। इसके अलावा दोस्तों ऐसी लॉन्ग रेंज अगर एयर टू एयर मिसाइल होती है तो आप एनिमी को पहले ही बैकफुट पे ढकेल देते हो, क्योंकि आप काफी लॉन्ग रेंज से ही ऐसी एयर टू एयर मिसाइल्स को लॉन्च करके
अपने एनिमी को डिफेंसिव मोड में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और भारत का जो Su-30 MKI है ऐसी कई सारी मिसाइल्स को एक साथ कैरी कर सकता है। दोस्तों, इंडियन Su-30 MKI एक मिसाइल ट्रक है जो करीब एक साथ में 8 टन तक वजन के वेपन्स को कैरी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो रडार है, बार्स रडार, वह बड़े एयर टारगेट जैसे अवाक्स और रिफ्यूलर को करीब 400 किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट कर सकता है। और फाइटर प्लेन और यूएवी जैसे टारगेट्स को यह 200 से 180 किलोमीटर लॉन्ग रेंज से डिटेक्ट कर सकता है। और अगर दोस्तों Su-30 MKI में R-37M जैसी मिसाइल लगी होगी जो कि अभी रशियन Su-30s में लगी हुई हैं, तो यह अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी को यूटिलाइज कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर Su-30 MKI के अपग्रेड प्रोग्राम को लेकर भी बातचीत की है, जिसमें Su-30 MKI के इंजन्स की अपग्रेड का मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों Su-30 MKI का जो इंजन है वह काफी कैपेबल तो है, पर जो आने वाले समय में इसमें एवियोनिक्स जाएंगे, जो गैन बेस एइसा रडार, विरूपाक्ष रडार जाएगा इसमें, उसको पावर सप्लाई करने के लिए इसको और बड़े पावर हाउसेस की जरूरत होगी, मतलब और बड़े और पावरफुल इंजन्स की जरूरत होगी, जिसमें रसिया का AL-41 इंजन, जो कि आज के टाइम पे रसिया के Su-35 फाइटर जेट में लगा हुआ है, उसको लगाया जाएगा। और यह इंजन Su-30 MKIs को एक्स्ट्रा थ्रस्ट और एक्स्ट्रा पावर जनरेट करके देंगे। इससे इस फाइटर जेट की जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वह काफी अच्छी हो जाएगी और इसका असर इसके मैन्यूवरेबिलिटी पे पड़ेगा। यह फाइटर जेट और ज्यादा मैन्यूवरेबल हो जाएगा। हालांकि इस फाइटर जेट में जो एवियोनिक्स जाएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन ही होंगे, क्योंकि इंडिया इस मामले में काफी हद तक तरक्की कर चुका है और इंडिया आज के टाइम पे कुछ मामलों में रसिया से भी ज्यादा बेटर एवियोनिक्स को डेवलप कर रहा है। खासकर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जैसे सिस्टम्स को इंडिया इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है और आने वाले समय में ये सारे सिस्टम Su-30 MKI में जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक और सरप्राइजिंग और बोनस न्यूज है, और वो यह है कि इंडिया ने रशियन Su-57 में भी इंटरेस्ट दिखाया है और इस बात की काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया आने वाले समय में कुछ स्क्वाड्रंस Su-57 के भी ऑपरेट करे। और अगर ओवरऑल बात करें दोस्तों, यह डिफेंस डील्स इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इंडिया ने भी यूएस को एक प्रॉपर मैसेज भेजा है कि हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वह आपके दबाव में आकर उसको सरेंडर नहीं करेंगे। क्योंकि रिसेंटली यूएस ने इंडिया पे काफी दबाव बनाया था कि इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स रसिया से ना परचेज करके यूएस से करे और इंडिया रसिया के साथ जो भी डिफेंस टाइज हैं उनको एक तरह से तोड़ दे। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के एक क्लोज इकोनॉमिक सेक्रेटरी ने यह भी कहा था कि इंडिया जब भी रसिया से डिफेंस डील करता है तो वह यूएस को काफी ज्यादा चुभता है। लेकिन आज के टाइम पे यूएस का जो स्टैंडर्ड है पाकिस्तान को लेकर वह काफी ज्यादा इंडिया को परेशान करने वाला है और इसका प्रॉपर रिप्लाई इंडिया दे रहा है। अगर यूएस इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, तो इंडिया के पास उसके अलावा भी कई और सारे ऑप्शंस हैं और इंडिया उन ऑप्शंस को आसानी से एक्सप्लोर कर सकता है। और इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी और अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर यूएस के दबाव में आके कोई समझौता नहीं करेगा। और इन सारी चीजों को लेकर यह भी क्लियर हो जाता है इंडिया अपनी डिप्लोमेसी को और ज्यादा असर्टिव बनाता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम पे अगर देखें तो इंडियन डिप्लोमेसी के जो इंपॉर्टेंट चेहरे हैं वह सिर्फ एस जयशंकर सर ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अजीत डोवल, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इसके अलावा ओवैसी जी और सबसे इंपॉर्टेंट चेहरे शशि थरूर जी ने अपनी स्किल्स का यूज करते हुए पूरी दुनिया के सामने यह दिखाया है कि इंडियन डिप्लोमेसी कितनी डाइवर्स है और यहाँ पे कई सारे ऐसे कैपेबल लोग हैं जो भारत के स्टैंड को पूरी दुनिया के सामने बहुत ही क्लियरली और बहुत ही ब्लंटली रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके जो भी ओपिनियंस हैं उन्हें भी जरूर लिखिएगा और इसके अलावा और क्या सुधार किए जाने चाहिए इंडियन डिप्लोमेसी में उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।